एबीपी न्यूज के पास बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक महागठबंधन में सीटों का संभावित फॉर्मूला तय कर लिया गया है। जनहित में हम उस फॉर्मूले के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। महागठबंधन में इस वक्त 6 पार्टियां शामिल हैं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। कांग्रेस के साथ ही लेफ्ट की 3 पार्टियां सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। अब जो एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज को मिली है, उसके मुताबिक आरजेडी सबसे ज्यादा 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को 52 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट में शामिल तीनों दलों को मिलाकर 35 सीटें दी जा सकती हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी का गठबंधन में 16 सीटों का दबदबा देखने को मिल सकता है। सूत्र यह भी बताते हैं कि गठबंधन में पशुपति पारस या किसी और छोटे दल के शामिल होने की सूरत में 1-2 सीट हर दल के खाते से कम किया जाएगा। फिलहाल इसी फॉर्मूले पर गठबंधन के बीच बातचीत चल रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि आरजेडी पर बाकी सहयोगी दल दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। अब ये जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है, इससे कांग्रेस को ऐतराज हो सकता है, क्योंकि इस संभावित फॉर्मूले में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते से ही कम हो रही हैं। साल 2020 के चुनाव में आरजेडी 144, कांग्रेस पार्टी 70, लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थीं। इस बार के फॉर्मूले में लेफ्ट पार्टियों को 6 सीटें ज्यादा मिल रही हैं, जो कांग्रेस के खाते से जारी हैं, जबकि नई एंट्री वीआईपी को मिलने वाली है। 16 सीटों में से 12 कांग्रेस के खाते से कम की जा रही हैं। कांग्रेस को इस तरह से कुल घाटा 18 सीटों का हो रहा है। इस फॉर्मूले में आरजेडी ने भी अपने खाते से वीआईपी के लिए 4 सीटें कम कर ली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के खाते से सीटें ली जा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 52 सीटों पर मान जाएगी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने साल की शुरुआत ही बिहार में जोर लगाकर किया है। कांग्रेस के नेता 70 सीटों से कम पर बात करने को, लड़ने को तैयार नहीं है। कई मौकों पर बोल चुके हैं, लेकिन आरजेडी के रणनीतिकारों का मानना है कि कांग्रेस की वजह से ही 2020 में सरकार नहीं बन पाई थी और इसीलिए इस बार उसको कम सीटें दी जाएंगी। तब 144 सीटों पर लड़कर आरजेडी 75 जीती थी, स्ट्राइक रेट 52% का था। कांग्रेस 70 पर लड़कर 19 सीटें जीती थी, स्ट्राइक रेट 27% का था। लेफ्ट 29 पर लड़कर 17 पर जीता, स्ट्राइक 58% का था। इसी वजह से आरजेडी इस बार किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है और सहयोगियों के नाम पर कांग्रेस के खाते से सीट कम करने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस ने वीटो लगा रखा है। मुख्यमंत्री के नाम पर अब तक पार्टी ने तेजस्वी के नाम को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन तेजस्वी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई है। वोटर लिस्ट के बहाने चुनाव आयोग पर भी जबरदस्त निशाना साधा गया। बिहार अलर्ट है, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार के लोग राजनीतिक सामाजिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेश है। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि भुगतना पड़े। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो अच्छे से अच्छे हिटलर जैसे तानाशाही हो या कोई हो, सबको जो है सबक सिखाने का काम किया। किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर हम चुनाव आयोग की मनमानी को हम लोग चलने नहीं देंगे। जनता तैयार है और जो अधिकारी इनके हाथों में खेलेंगे उन्हें भी जनता देखने का काम करेगी। ये तो बात हो गई महागठबंधन तेजस्वी यादव की। उधर क्या बिहार को नीतीश कुमार का सियासी वारिस मिल गया है? पहली बार नीतीश की कोर टीम की ओर से सरकार में नंबर 2 के नाम का सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया गया है। बिहार के मंत्री और जेडीयू के नेता विजय चौधरी ने कहा है कि सम्राट ही सरकार में नंबर 2 हैं। हम लोग सरकार की तरफ से जरूर विचार करेंगे। हमारे वरिष्ठ समझिए कि बिहार सरकार के नंबर 2 श्री सम्राट चौधरी जी बैठे हैं और जो बातें डॉक्टर साहब ने कही है, हम लोग सरकार की तरफ से जरूर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। अब तक बिहार में नीतीश के उत्तराधिकारी और सरकार में नंबर 2 के नाम को लेकर अटकलें लगती थीं। चुनावी साल में, वो भी चुनाव से महज 4 महीने पहले, अब नीतीश के करीबी नेता का इस तरह से सम्राट के नाम को आगे करना बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो उप मुख्यमंत्री वही हैं, नौजवान हैं, तो लोगों को उनके ऊपर भरोसा है।
भविष्य के अच्छे नेता हम लोगों के हो सकते हैं, इसमें कहाँ दो मत है। और सब लोग जानते हैं और लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि 2025 में आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीति को बीजेपी फिनिश करेगी और मुख्यमंत्री के पद से हटाएगी, ये पार्टी को भी तोड़ेगी, खत्म कर देगी जेडीयू को। इस बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू फिनिश हो जाएगी और अब तो जेडीयू के ही सीनियर माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजय चौधरी जी ने इस बात को कह दिया स्पष्ट रूप से कि बिहार बीजेपी में जो मुख्यमंत्री का चेहरा श्री सम्राट चौधरी जी हो। हालांकि बीजेपी पार्टी के अंदर और बाहर किसी भी तरह का विवाद ना खड़ा हो, इसका पूरा ख्याल रख रही है। सम्राट को लेकर दिए गए जेडीयू के बयान पर संभल कर जवाब दे रही है। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री जो होता है और जो गठबंधन का सहयोगी है वो अपने दल का नेता है। तो उसके बाद नीतीश कुमार जी के बाद जो है सबसे बड़े नेता सम्राट चौधरी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विषय ये नहीं है कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, विषय ये है कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, हमारे बीच में समन्वय कैसा है और हम परस्पर बिहार के विकास को लेकर के, बिहार के प्रोग्रेस को लेकर के जो है हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर जेडीयू ने सम्राट चौधरी को आगे क्यों किया? क्यों जेडीयू के नेता सम्राट को बिहार का भविष्य बताने लगे हैं, जबकि बीजेपी के कई नेता खुद को बिहार का भविष्य मानते हैं? अभी भी बिहार में दो डिप्टी सीएम हैं। एक तो खुद सम्राट चौधरी हैं जो कुशवाहा जाति से आते हैं, दूसरे विजय सिन्हा जो भूमिहार जाति के हैं। भूमिहार बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि भूमिहार तो उनके साथ ही रहेगा, लेकिन सवाल सम्राट की जाति को लेकर है। सम्राट जिस कुशवाहा जाति से आते हैं उस जाति के वोट बैंक पर नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ मानी जाती है। लेकिन 2022 में जब नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा और आरजेडी से हाथ मिलाया, तब बीजेपी ने उनकी ताकत को कम करने के लिए सम्राट को बढ़ाना शुरू कर दिया। उस वक्त इन्हीं सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। हालांकि समय का पहिया घूमा और नीतीश के साथ सम्राट सत्ता में साझेदार बने, डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। अब बीजेपी में सम्राट चौधरी स्थापित हो चुके हैं और बिहार में पार्टी पर उनकी सबसे मजबूत पकड़ भी है। केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा भी हासिल है और इसकी वजह है बिहार का जातीय गणित। कुशवाहा वोटरों की संख्या बिहार में 4.2% है। ओबीसी में यादवों के बाद दूसरे सबसे बड़ी जाति। लोकसभा चुनाव में झुकाव महागठबंधन की ओर हुआ था। आरजेडी ने संसदीय दल का नेता कुशवाहा को बना रखा है। बीजेपी से ना तो कोई कुशवाहा जाति का सांसद है और ना ही केंद्र में इस जाति का कोई मंत्री। ऐसे में बिहार जैसे राज्य में पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए बीजेपी गैर वैश्य ओबीसी में अपना दायरा बढ़ा रही है और सम्राट उसका चेहरा है। अभी परसों ही तेजस्वी यादव ने कुशवाहा समाज की बड़ी नेता पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा को पार्टी में मिलाया है। परसों तेजस्वी ने कुशवाहा समाज पर डोरे डाले, कहा कि कुशवाहा 1 कदम साथ देगा तो हम 5 कदम साथ देंगे। शायद यही कारण है कि सम्राट को अब भविष्य बताया जा रहा है। अब बिहार में बीजेपी सम्राट चौधरी के नाम को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेगी, अभी तो जेडीयू की ओर से यह बहस दी गई है। ऐसे में बीजेपी में जो अलग अलग बिहार में धड़े हैं, क्या वो भी इस बात को स्वीकार कर लेंगे और क्या वास्तव में सम्राट चौधरी ही बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा होंगे चुनाव में? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संविधान को लेकर देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग की है। वैसे ये मांग आरएसएस और बीजेपी की ओर से पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार आरएसएस के बयान की टाइमिंग को लेकर बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। आरएसएस की ओर से क्या कहा गया है वो हम शब्दशः आपको आगे दिखाने वाले हैं। पहले देखिए कैसे बयानों के जवाबी बाउंसर फेंके गए हैं।
संविधान के बहाने विपक्षी नेताओं के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस हैं। संविधान को लेकर यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। इससे पहले 2015 में आरएसएस प्रमुख ने जब आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दिया था तब बीजेपी को उल्टा पड़ गया था। एक बार फिर इस बयान ने उस जिन्न को जिंदा कर दिया है। बावजूद इसके बीजेपी संविधान समीक्षा के पक्ष में है, जबकि जेडीयू इसे चुनाव में हराने वाला बयान बताकर निशाना साध रही है। संविधान में कब घुसाया गया? इमरजेंसी में, जब पूरा विपक्ष जेल में था। बाबा साहब की आत्मा पे, संविधान की आत्मा पे चोट की गई थी, बाबा साहब का अपमान किया गया था। आज अगर संघ से ये डिमांड उठ रही है, अलग अलग संस्थाओं से ये डिमांड उठ रही है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो क्यों ना हो समीक्षा? और वो तब समीक्षा हो जब पूरा विपक्ष सदन में रहे, जेल में नहीं रहे। इनको लगता है याद नहीं रहा कि मोहन भागवत जी ने जो 2015 में बयान दिया था आरक्षण पर कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, उनकी क्या दुर्गति हुई थी। अब फिर जो है, अब जो है मतलब इस तरह का बयान दे रहे हैं। और नीतीश कुमार जी समाजवादी परिवार से आते हैं। समाजवाद का झंडा हम लोगों ने हमेशा बुलंद किया है। हम लोग के खून में समाजवाद शामिल है। यहाँ आरएसएस का एजेंडा नहीं चलेगा। आज के तमाम बयान आपने देख लिए, दावे और जवाब भी हमने आपको सुना दिए हैं। अब आते हैं संविधान के उन दो शब्दों की ओर जिसको हटाने की मांग उठी है। हिंदी में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, अंग्रेजी में सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन दो शब्दों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। यानी संविधान की जो मूल प्रति है उसमें इसका जिक्र नहीं था। ये दोनों शब्द तब जोड़े गए जब देश में आपातकाल का दौर था, तब विरोध नहीं किया गया। लेकिन बीजेपी इन दोनों शब्दों पर आपत्ति करती आई है। आरएसएस का भी स्टैंड वही रहा है, कल सिर्फ उसको दोहराया गया है। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए हैं। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। सेक्युलरिज्म का शब्द संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। दत्तात्रेय होसबोले की ओर से दरअसल यही बताने की कोशिश की गई है कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो संविधान था उसमें ये दोनों शब्द नहीं थे। बाद में ये शब्द इंदिरा गांधी लेकर आई थी आपातकाल के वक्त। इसी वजह से इन शब्दों को हटाना चाहिए, इस तरह की समीक्षा की बात चल रही है। लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से बाबा साहब का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, पिछले साल ही कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था। कोर्ट के फैसले को जानने से पहले संविधान की प्रति पर नजर डाल लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम संविधान की प्रस्तावना की दोनों कॉपी दिखा रहे हैं। 1949 का जो संविधान है, यानी जो मूल संविधान है, उसमें सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है, और जबकि 1976 वाले सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा गया है। अब इसी सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को हटाने की मांग समय समय पर होती रही है, आज भी हुई है। पिछले साल ही नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला दिया और साफ कर दिया कि संविधान से ये दोनों शब्द नहीं हटाए जाएंगे। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इन शब्दों को संविधान में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किया गया और ये संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। संविधान में दर्ज समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं को बताते हैं, इन्हें हटाना उचित नहीं है। कोर्ट ने वकील विष्णु शंकर जैन,
सुब्रमण्यम स्वामी की मांग और दलील को खारिज कर दिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।